कि यहाँ पर अगर हम देखें। हाँ बोलो। सर सर ये सर ये सर ये जो उद्योग चंद की मृत्यु हुई थी ना सर, आपने दाई माता बीमारी बताई थी ना सर, ये क्या है? यार जैसे आपको दाई माता वो उसमें फपोड़े वपोड़े नहीं निकल जाते हैं, पहले हुआ करती थी बीमारी। जी। छोटी माता होती है, शरीर में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी धारियां पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि शरीर में कोई सांप जैसा लौट रहा है। माता, ऐसा जो माता अब होती थी माता माता। पता नहीं यार, इस बीमारी के बारे में तो ना मैंने कभी देखा ना सुना। मैंने बस मैंने जहाँ तक अपने दादा दादियों से सुना है तो इसी प्रकार से किया करते थे, तो मुझे यही पता था, मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। अब आप अगर। गांव घर में होती थी सर, ये बड़ी फैलती हाँ थी जैसे बीमारी। आपने देखा है, अभी पहाड़ों में एक वो होता है दधुरे कहा जाता था, ये याद है आपको? हाँ, जी जी, अगर आप जरूर कोई सर। पहाड़ के होंगे तो उनको पता होगा कि दादरा। दधुरे निकलते थे। म- याद है किसी को? जी 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 हमारे यहाँ जी 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 दादरा बोल जी रहे हैं। तो मधुरे दधुरे निकलते निकलते थे। थे, तो उसी हाँ। तरीके से अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं जो जो ताई माता जो भी हमने बात की, जी तो उसी तरीके से ये भी हुआ करते होंगे। समझ में आ रहा है? जी हाँ खसरा ना। कुछ भी कह सकते हो जी। इसको। जैसे आपने साईं बाबा का वो सुना है जिसमें उनके क्षेत्र में चेचक की बीमारी, कुछ हैजा फैल गया था। सुना है? हैजा फैला हैजा था फैला सर, था, तो हैजा। उन्होंने क्या किया, एक वो पूरे गांव को एक लकीर डाल दी थी उसने, चूना पता नहीं क्या कर दिया था। हाँ, आटे की हाँ लकीर से तो वो कि किया था। यहाँ से ये बीमारी इस गांव से यहाँ न जाए और वहाँ से यहाँ ना आए, इस प्रकार से कुछ था। तो ये तमाम चीज़ें। तो नवीन जी, आवाज़ आ रही है? जी सर। ये देखिए, नवीन जी को आ भी रही सर, आ बधाई रही। दे दीजिए। इन्होंने एलटी में अपना स्थान बना लिया है। कहीं लंबे समय से पढ़ रहे थे, देखिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनका। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई हो भैया। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई सर। नवीन जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू, सबको धन्यवाद। बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई। कि किस सब्जेक्ट में हुआ नवीन जी आपका? सर एसएसटी, एसएसटी। बहुत बढ़िया बहुत देख बढ़िया। देखिए कितने मार्क्स हैं सर? 49 है सर, 49। देखिए चलो देखिए बहुत बढ़िया सर जी। मैं ना, मैं जो सबसे ज़्यादा होशियार, मैं किसी सब्जेक्ट को मानता हूँ, कोई अगर कोई टीचर निकलता है, तो कोई एसएसटी का टीचर अगर आज की तिथि में निकलता है ना, मैं सबसे विद्वान, सबसे ज़्यादा होशियार टीचर मानता हूँ उसको। किसी को अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान हो सकता है, जैसे कोई इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, उसको बेसिकली एक सब्जेक्ट का ज्ञान होता है। मगर जो एसएसटी का जो टीचर होता है, तो मैं उससे कम से कम एक ये सोचता हूँ कि यार सिविल सर्विस क्वालिफाई, वो पीसीएस रैंक का तो मैं उसे मानता ही हूँ आपने, क्योंकि मैं विद्यालय का सबसे ज़्यादा होशियार व्यक्ति उसी को माना। क्योंकि वो बंदा, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो बंदा चार चार सब्जेक्ट, पाँच पाँच सब्जेक्टों को लेके चलता है। तब जाके कहीं वो क्या है, भाव सागर में से, वो उनके लिए वो भाव सागर है। भाव सागर से कहाँ से एक बूंद, कौन सी बूंद आ जाए, वो वाला किस्सा होता है कि कौन सी बूंद को वहाँ पर आ जाए, पेपर में कौन से वो क्वेश्चन आ जाए भाव सागर से, तो वो बड़े ही काबिल तारीफ है। नवीन जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। और यहाँ पर हम ये भी लिख के देते हैं कि नवीन जी, थैंक आप यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग में भी अपना स्थान निश्चित रूप में बनाओगे, मुझे पूरी आशा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैंने जो आपसे कहा था वो मुझे कल बना के भेज दीजिएगा, ठीक है? भूलिएगा मत। ठीक ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनू, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? सर मैं ऑलरेडी एलटी में ही हूँ पहले से ही, अच्छा 2016 अच्छा, बैच का। आप अभी किस चीज़ लेक्चर की कर रहे हो ना? चलो ठीक है। किस सब्जेक्ट से हैं? जी जी लेक्चरर की। सर पॉलिटिकल हैं? साइंस। पॉलिटिकल साइंस नहीं पॉलिटिकल नहीं, साइंस। अभी आप टीचर किस चीज़ के हैं? मैं एसएसटी में सर। अच्छा चलिए, आप भी विद्वान हो। चलिए। नहीं सर चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं चंद्रवंश का पतन, बात करेंगे। जो चंद्रवंश का जी खात्मा किस तरीके से हुआ, क्योंकि हमने तो चंद्रवंश का उदय के बारे में पढ़ा, वो किस तरीके से अपने शीर्ष में पहुंचा, किस तरीके से अब ये गर्द की तरफ जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे।
यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जगतचंद के पश्चात जब चंद्रवंश का हम कहते हैं कि अंत जो प्रारंभ होना शुरू हो गया था, क्योंकि अंत इसका प्रारंभ हो चुका था। यद्यपि अगर हम देखें चंद जो जगतचंद के पश्चात उसका पुत्र देवकी सिंह गद्दी पर बैठा। अब ये देवकी सिंह जब गद्दी में बैठा, कहते हैं कि ये जो गद्दी में बैठा ये 1720 में ये क्या हुआ था, ये चंद्रवंश के गद्दी पर बैठा। और इसी के समय में अगर हम कहें चंद्रवंश का जो पतन जगतचंद के समय में ही होना शुरू हो गया था। जो इसका पुत्र था देवकी चंद्र की जब हम बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल रहा वो आपके 1720 से लेकर अगर हम देखें 1726 तक का इसका शासनकाल रहा। 6 साल का इसका शासनकाल रहा। और कहते हैं कि कालांतर में कहते हैं कि विक्रमादित्य बनने के चक्कर में क्या हुआ, जो विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसको ये था कि भैया मैं भी विक्रमादित्य की तरह बनूं। इसके चक्कर में देवकी चंद्र को बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, धन की यहाँ पर हानि हुई। बहुत ज़्यादा इसने धन बर्बाद करा, क्योंकि विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने क्या पूरा लुटिया डुबो दी। और कहते हैं कि उसने क्या कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये विक्रमादित्य बनने के चक्कर में रहा। और बाद में से इसका जो सपना था कि मैं विक्रमादित्य बनूं, तो कालांतर में इसको विक्रमादित्य कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देवी देवी सिंह। ठीक है, चंद्र। हाँ देवी सिंह। देवी देवी चंद चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जिनाड़ और ब्रह्मदेव जो ब्रह्म ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा गया है कि उसके पिता के काल में ही शासन का पर्याप्त अनुभव था। इसके पिता के पास तो बहुत ज़्यादा अनुभव रहा, लेकिन राजा बनने के बाद संभवतः चाटुकारों से घिरे रहने के कारण, क्या चाटुकार क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर की चुगली करते हैं, जो अपने हितों की हमेशा परवाह करते हैं और समाज का ज़्यादा हित के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, इधर की उधर करने वाले। तो आज की डेट में अगर हम आपको पता है कि मीडिया स्ट्रीम आज भी चाटुकारिता के तौर पे हम जानते हैं। एक कोई समझे ना समझे, और अगर हम न्यूज़ एंकरों के बारे में कहूँगा तो आप तुरंत समझ जाओगे, इसलिए आपको हिंट दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगी कि महाराज कुमार कहा गया है, अर्थात उसके पिता के काल में से ही शासन प्रशासन पर्याप्त अनुभव उसके रहा। लेकिन राजा बनने के बाद संभवतः चाटुकारों से घिरा रहा। उसके पश्चात क्या हो, उत्तराधिकारी में प्रदत्त धन संपदा मिली थी, क्योंकि जब ये राजा बना उसमें इसके पिता के पास बहुत धन था, क्योंकि इसके पिता ने क्या करा था, कुमाऊं को क्या बना दिया था, कुमाऊं को इनके पिता क्या स्वर्णिम काल था, समृद्ध समृद्ध बना दिया बना था। दिया था अब आर्थिक समृद्ध रूप कैसे से। बनेगा, धन की अपार संपत्ति अर्जित कर ली होगी। तो कुमाऊं का कहीं ना कहीं स्वर्ण काल इनके पिता के शासन काल को कहा जाए। तो इसके बेटे के पास धन की कोई कमी नहीं, बहुत बहुतायत मात्रा में धन रहा हो। इसके चाटुकार और सलाहकारों ने उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना दिखा दिया। क्योंकि होता है ना, जब हमारे जो कहते हैं ना कि जब हमारे इर्द गिर्द सही तरीके के जो लोग नहीं होंगे तो हमारा पतन होना निश्चित है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे जैसलमेर के बाड़मेर की एक एसडीएम थी, उसके बारे में जिसकी डेथ हो गई थी 2024 में ही उसकी डेथ हो गई थी सितंबर में। तो उसने ये कहा था, उसकी बात आज मुझे याद है, उसने एक मंच से कहा था कि जब मैं राजस्थान पीसीएस की जब प्रिपरेशन कर रही थी तो वहाँ पर मैं जब जोधपुर कोचिंग करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मुझे बहुत ढेर सारे लोग मिले, और मैं ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के बैच से मैं जुड़ी रही जो ये कहते थे कि यार सीटें तो बहुत कम आई हैं और भरने वाला लाखों है और हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो कहते थे कि वो मेरे अंदर डिमोटिवेशन डालते थे। वहीं कहते कि मैंने फिर अपना ग्रुप चेंज करा, जहाँ पर वो 4-5 लड़कियाँ थी। वो कहते थे कि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, चाहे वो कितने भी फॉर्म आए, चाहे 100 पद आ रखे, तो हमें तो सिर्फ 4 ही तो पद चाहिए। तो आज 4 के 4 वो लोग आपके राज्य की सिविल सेवा में चयनित हुए, और जो ये कहते थे कि यार हमारा होगा नहीं होगा, वो आज भी उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। वो कहते थे कि कहते हैं कि ना, जैसे ही आप संगत करोगे वैसे ही आपके संगत का असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसके जो सलाहकार थे, सलाहकार क्या हुए, सलाहकार अपने तरीके से इसको मून दिया, पहाड़ी में कहते हैं कि मून देना। तो अपने अनुसार उसको चलाने लगा और उसको कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना दिखाया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना किसे दिखाया गया था?
देवी देवी चंद चंद को को। दिखाया गया था। और अपने जो चाटुकार सलाहकार जो मानिक बिष्ट और साथी पूरनमल बिष्ट के कहने पर उसने क्या करा, सारा खजाना लुटा दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य, कुमाऊं के विक्रमादित्य के सलाहकार कौन कौन थे, उनका नाम बताओ। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानिक बिष्ट मानिक बिष्ट मानिक बिष्ट और और पुनः पूरनमल बिष्ट कौन थे, पूरन बिष्ट कौन थे पूर्ण पूछा बिस्ट। जाएगा। दो जनों का नाम आए, ये कौन थे, ये क्या थे, क्वेश्चन पूछा जाए चाटुकार तो उनके ये क्या थे, सलाहकार आपके देवी चंद के सलाहकार देवी थे। चंद के अगर हम देखें सलाहकार। तो वहां पर ये भी पूछा है चाटुकार सलाहकार के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपका दिमाग बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि भैया मानिक मानिक और बिष्ट और साथी पूरनमल ये क्या थे, चाटुकार रहे। पूरन इन्हीं के बिष्ट कहने पर जो देवीचंद था उसने पूरा खजाना लुटा दिया। वो स्वयं अपने आप को क्या है, विक्रमादित्य तुल्य समझ बैठा कि विक्रमादित्य कौन थे, बता सकते हैं कोई। देवी अरे चंद देवीचंद तो था, मैं कह रहा हूँ। सर विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे देवी चंद जिनके नाम पे संवत भी चलता हाँ है। ये सही कहा आपने, देखा हमारा जो देसी विक्रमा, कैलेंडर है उन्हीं के हाँ तो वो नाम पे बहुत बड़े चलता है राजा ना, प्रताप, हाँ विक्रम विक्रम संवत जो संवत। चलता है, वो बड़े ही प्रतापी राजा रहे, वो अपने आप में बहुत शानदार उनका शासनकाल रहा। तो उसके ख्वाब किसने दिखा दिए, इन दोनों ने दिखा दिए, किसको, देवीचंद को दिखा दिए कि भैया तुम तो विक्रमादित्य, और कालांतर में इसको देवीचंद को ये क्या कहा गया, कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। अपने जो सलाहकार थे उनके कहने पर इसने पूरा खजाना लुटाया और स्वयं को विक्रमादित्य तुल्य समझने लगा। उसने एक नया संवत भी चलाया। देखिए संवत, अभी इन्होंने कहा ना कि विक्रमा संवत, हम कहते हैं कि इसने भी क्या करा था कि क्वेश्चन पूछाएगा वह कौन सा चंद्रवंश का शासक था जिसने अपना नया संवत चलाया। देवी चंद देखिए देवी देवीचंद चंद। था। कुछ विद्वानों का मत है, देखिए कुछ विद्वान मतलब कुछ का कहना है, कुछ ही लोग होंगे कि उसने कहा कि कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की जो संज्ञा जो दी गई थी, इसको दी गई थी। अब मोहम्मद तुगलक की संज्ञा किसे दी गई थी, कुमाऊं के चंद्रवंश का शासक कौन सा था वो, देवी देवी चंद। तो चंद देवी चंद है। देखो हम देवी चंद। उल्टा सुल्टा पूरा घुमा रहे हैं। तो इसके समय में जो गढ़ राज्य ने पिंडर घाटी पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो आपको पता है कि हमने कहा था कि यार पिंडर घाटी पर तो युद्ध हुआ था, किसका किसका युद्ध हुआ था, अभी पढ़ा था हमने, बताओ जी फिर, सर। सर इसका जगत फतेहपट्टी और शासा फतेह हुआ शाह। था, किसके बीच हुआ था। जगत चंद के जगत साथ। चंद। हाँ तो यहाँ पर हुआ था। तो इसने क्या करा, पुनः यह क्षेत्र जो गणराज्य के जो नरेश था उसने पूरा ये क्षेत्र को अपना अधिकार में स्थापित कर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि गढ़वाली सेना ने क्या करा, कत्यूरी घाटी में, देखिए गढ़वाल की जो सेना थी बैजनाथ तक पहुंच गई और बैजनाथ मंदिर के समीप रणचूल मैदान में हुए युद्ध में कुमाऊनी सेना से विजय प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल की सेना ने बैजनाथ के मंदिर के समीप किस मैदान में कुमाऊनी सेना को युद्ध में क्या करा था, उनसे विजय प्राप्त कर दी। रणचूल देखिए रणचूल मैदान। मैदान में हुए युद्ध में कुमाऊनी सेना ने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊनी सेना ने जो ये मैदान है रणचूल मैदान में, किसने युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। यहाँ पर देखिए, हाँ तो देवी ये चंद। इसने यहाँ पर विजय कुमाऊनी प्राप्त सेना। किया संभवतः इसके बाद श्रीनगर जीतने का असफल प्रयास यहाँ पर रहा और अपनी सार जो अपनी जो हार का जो झन्नाटा वो कहते हैं ना कि झुंझुना हाट छुपाने के लिए उसने एक पहाड़ी की चोटी को विजय दिखाया और उसका नाम फतेहपुर रखकर उत्सव बनाया। ये किसने किया था ऐसा, क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा शासक था जिसने देवी चंद ने। एक पहाड़ी की चोटी को विजय पता दिखाते हुए उसका नाम फतेहपुर रख दिया गया था। देवी देखिए चंद। फतेहपुर रखकर वहाँ उत्सव मनाया गया था। अब ये उत्सव किसके शासनकाल में बना था। अब देवी देखिए कभी चंद के। क्वेश्चन बनेगा कि फतेहपुर उत्सव
क्यों मनाया जाता है, कभी आपने ये लगता भी होगा, ये इस पर्वत चोटी में मुझे लगता है कि ये पर्वत चोटी पे ये पर्वत में जो इसने ये चोटी बनाई, तो यहाँ पर उत्सव हर साल लगता होगा, याद रखिएगा। अगर जो गढ़वाल के होंगे उनको पता होगा, फतेहपुर में उत्सव मनाया जाता है। तो ये उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो ये इसीलिए मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि इस स्थान पर। और चंद्रवंश को जो अंधकार के बादलों ने देवी चंद के समय में ढकना शुरू कर दिया। अब देखिए कहीं ना कहीं ये गर्त की तरफ जाना शुरू हो गया, और देवी चंद की मूर्खता के कारण उसने एक उत्तराधिकारी कल्याण चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लेना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जागेश्वर मंदिर से ऋण किस चंद्रवंश के शासक ने लिया? देवी चंद। नहीं नहीं, वहाँ पे कल्याण देखो चंद ना ने कि लिया यहाँ था। पर कह रहा है कि देवी चंद की मूर्खता के कारण, जब इसकी, ये तो राजा था, इसकी मूर्खता के कारण क्या हुआ था, इसका जो उत्तराधिकारी था, जो इसके बाद जो राजा बनने वाला था, कल्याण चंद्र ने क्या करा था कि मुगल बादशाहों को खुश करने के चक्कर में, जो मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह रंगीला था, इसको भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया। अब देखिए ये वाला मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा, किसने पढ़ा था? सर यही पढ़ा था, जो कल्याण चंद था मतलब काफी गरीब था, और उसने डोटी नरेश के वहां काम भी किया था, आप ही ने पढ़ाया था। और ललित शाह ने 3 लाख रुपया दिया था जब रूहेलों ने आक्रमण कर दिया था, तो ये भाग के ललित शाह के पास भाग गया था। ललित नहीं, सॉरी, प्रदीप शाह या ललित शाह के पास भाग गया था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन बना है कि जागेश्वर मंदिर से ऋण लेने वाला शासक कौन था? कल्याण कल्याण चंद। चंद्र कौन था? कल्याण चंद सर देवी चंद के बाद का एक शासक तरीके से था। इसका पुत्र। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? जी सर, उत्तराधिकारी जी कौन सर। बनता है? कल्याण चंद बनेगा देखिए सर। कल्याण चंद का जो शासन की अगर हम बात करें तो 1730 से 1747 तक का इसका रहा। और कल्याण चंद की जब हम बात करें तो इसका ये चतुर्थ ये था। और 1743 से अगर हम देखें तो 1745 तक का ये कुमाऊं पर इसने क्या करा, रोहिणियों पर इसने आक्रमण किया था, रोहिणियों पर इसने आक्रमण किया था उस टाइम पे अगर बात, तो उसमें हमने पूर्व में ये भी पढ़ा था, रोहिलखंड में जो कटेर के जो सरदार थे, सरदार अली मोहम्मद खां के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, याद है आपको? वे रोहिलियों के आक्रमण पर हमने कहा था जी सर, जी सर, सर प्रदीप शाह के हाँ, टाइम पे तो कि पढ़ाया था प्रदीप आपने। शाह ने क्या जी था, सर। उसमें चंद्रवंश की यहाँ पर मदद की थी, याद है? जी सर, जी सर, हाँ 3 लाख तीन रुपया लाख दिया रुपए था। देते। और हम यही जो था, जो कल्याण चंद्र ने क्या था, जो मुगल बादशाह रंगीला इसको भेंट देने के लिए यहाँ पे जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया। और कल्याण चंद्र को काशीपुर से मुगल जो वजीर था उसमें कमरुद्दीन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। ये हमने तमाम चीज़ें पूर्व में पढ़ ली थी। अब यहाँ पर देखिए तो इसने ऋण लिया और देवी चंद के ब्राह्मण सलाहकार उसे मूर्ख बनाते रहे। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, समय कालांतर में भी देखो, हमेशा ब्राह्मणों ने ही अपनी बुद्धि का हमेशा प्रयोग करा और हमेशा ही सत्ता में रहने के लिए हमेशा इन्होंने क्या रहा। आज भी शीर्ष नेतृत्व में अगर देखोगे, अगर इसमें कोई ब्राह्मण व्यक्ति होगा तो बुरा मत माने, क्योंकि ब्राह्मणों का ही वर्चस्व पहले भी रहा था, अभी भी है, कालांतर में ये अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करते हुए ये हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने हमेशा अगर देखोगे, इन्होंने अपना ही एक छत्र राज रखने की कोशिश करे। अगर इतने बड़े बड़े राजाओं को ये मूर्ख बना सकते हैं तो तुम तो एक प्राणी हो, एक इंसान मात्र भर हो, ठीक है। और साथ ही अपना खजाना भरते रहे, आज भी वही करते ना। यार अगर जैसे तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, या फिर कोई बड़े बड़े जो मंदिर हैं, यहाँ से इनको हटा दो, कहो कि आज तुम्हारी, अब तुम्हें यहाँ से सेवानिवृत्त कर देते हैं, किसी ओबीसी को बैठा दे, किसी एससी वाले को बैठा, किसी एसटी को बैठा देते हैं, किसी ईडब्ल्यूएस वाले को, किसी बहुत ही गरीब बैठा देते हैं, वो लड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर तो हमारे एक छत्र राज है, ये हम हैं तो हम ही यहाँ के पुजारी हैं और किसी को नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये क्या है, इनकी इच्छाओं की परिपूर्ति करते हैं। करते नहीं करते हैं? आपने देखा होगा कि तिरुपति बालाजी में एक पंडित था, मैंने पूर्व में भी इसका जिक्र किया था, ब्राह्मण था,
वो बहुत ही, अगर वो होगा 120 किलो का होगा, वो इतना मोटा ताजा। और जब उसकी बेटी का विवाह हुआ था तो उसने अपनी बेटी को 51 किलो सोना का हार बनाया था। जब उसकी बेटी ने वो जैसे गले में पहना, उसकी बेटी की कमर झूल गई, वो बहुत टेढ़ी हो गई। तो 51 किलो पहनना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो 51 किलो कहाँ से ला गया वो, समझ रहे हो ना? तो जी। और जी सर। ये अपना खजाना हमेशा भरते रहे। अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए उसने रोहिला सरदार दो खान को अपनी सेनापति ये नियुक्त कर। देखिए, अब इन्होंने हमेशा, अगर हम देखें, जो मुगल शासक रहे या फिर उनके जो जब भी सरदार रहे, तो इन्होंने इन्होंने इनसे हाथ मिलाने के लिए भी कभी इन्होंने कोताही नहीं बरती। क्योंकि अपना कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप अगर कह दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने सेनापति को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और अपनी इस धुन में उसने मुगल बादशाह को भी अपसंद कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे जो मुगल सम्राट थे वो असपसंद हुए। साबिर शाह को तैमूर का वंशज बताकर स्वयं को दिल्ली की गद्दी पर वारिस ये कह रहा था। ठीक है, कि भैया हम तो ये हैं, फलाने ढिमकाना ये रहे। और देवी चंद की अगर जब हम बात करें तो ये सैन्य बल के साथ साबिर की सहायता करने निकल पड़ा। और मोहम्मद शाह रंगीला ने अजमत उल अल्लाह को, इसने क्या है, इस विरोध को दबाने के लिए भेजा। किसने भेजा? कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला ने जो ये विरोध हो रहा था इसको दबाने के लिए किसको भेजा? अजमत उल अजमतुल अल्लाह। अल्लाह। कि भैया ये दबाओ, ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसको जाओ। जैसे जैसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध तुम धरना प्रदर्शन करो तो वो क्या भेज देता है? पुलिस पुलिस भेज भेजेंगे, देंगे तुम्हें सर, डंडे रोको। बरसाएंगे, लो भैया यहाँ से मारो, वहां से मारो, भागो वहां से। तो ये भी इसने ये बना, भैया चलो विरोध को तुम शांत करो, तो ये भेजा। और नगीना के आसपास दोनों सेनाएं आमने सामने थी, किंतु युद्ध से पूर्व ही अहमद ने क्या है, दाऊद खां को अपनी ओर मिला लिया। किसने मिला लिया? जब ये युद्ध के सामने आए तो हाँ, अजमतुल तो अल्लाह ने। इसने क्या करा, भैया अब तो युद्ध क्या करें, मेरी बात सुन। जो भी इनके रहे होंगे अहमद दौल्ला अन्ना खान ने क्या करे, अपनी ओर जब मिलाया तो कुमाऊनी सेना को करारी शिकस्त यहाँ का सामना करना पड़ा। क्योंकि अब दोनों एक साथ हो गए। जिसको इन्होंने अपना सेनापति जो भी नियुक्त करा था वो क्या हो गया, इनके विरुद्ध विरोधी हो गया। अब जब विरोधी हो गया तो दो सेनाओं का बल उनको मिल गया। तो कुमाऊं की सेना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। और देवी चंद जान बचाकर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भागा। देखिए, जान बचाकर ये ठाकुर बाड़ा पहुंचा और देऊद खां से भी उसने पीछे पीछे क्या करा, हजनाना वसूलना, जो हरजाना था वसूलना करने के लिए ठाकुर बाड़ा पहुंच गया। और अपनी प्रकृति के विरुद्ध देवी चंद ने ना समझ बनाते हुए देव को क्या करे, बकाया देने के लिए आमंत्रित किया। और देव उसको, उसकी सेना को पकड़कर उसकी हत्या करवा दी। देखिए, होता है ना कि कभी भी राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, तो इसकी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो की हत्या किसने करी थी? सर देवी देवी चंद चंद ने। ने, इसकी सेना ने बुलाया उसको। इसको किस तरीके से बुलाया इसने कि भैया ले, तेरा ये बकाया पैसा बचा है, जो भी इसका बया उसको लेने के लिए आया, वो आया होगा। तो सेना ने पकड़ा, उसकी हत्या कर दी। और राजधानी अल्मोड़ा पहुंचने पर, जब अल्मोड़ा पहुंचने पर उसने स्वयं को धोती और गढ़ राज्य के आक्रमण से घेरा पाया। देखिए, जब ये अल्मोड़ा पहुंचा तो धोती धोती है, ये धोती धोती और साथ ही जो गढ़ राज्य के आक्रमण से घिरा पाया, चारों तरफ से आक्रमण ये घिरा हो गया। ये धोती के जो पूर्वी आक्रमण को उसने क्या करा, कुछ धन देकर रोक लिया। और लेकिन जो गढ़ राज्य की बढ़ती हुई सेना को की अनदेखी कर इसने क्या, देवीपुर मौज मस्ती करने चला गया। और उसने चाटुकार सलाहकार यहाँ यहाँ पहले ही से ही मौजूद थे। और जहाँ उन्होंने षड्यंत्र रचा और 1726 में उसकी हत्या करवा दी। और खबर फैला दी कि सांप के काटने से देवी चंद मर चुका। देखिए भैया, ब्राह्मण इतने तेज होते हैं, समझ गए? अब जी सर। कैसा मरा देवी चंद, कैसा मरा?
सर पूरनमल और मल जो थे, माणिक मल थे, उन्होंने इसको मार दिया था चाकू से और फिर बोल दिया कि सांप ने काट दिया। देखो, कालांतर में भी इस तरीके से होता रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से होता रहता है। तो बेसिकली सोच समझ के दोस्ती करो। सर ब्राह्मणों को अरे ऐसे ब्राह्मणों ने तो पूरा नर्क बना के रखा है पूरा देश का। अब देखिए अरे ऐसा मत बोलो सर। अरे यहाँ पर मैं इसी के इसको जो पढ़ रहा हूँ उसके मद्देनजर बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसको मत लेके चलो। चलिए, जो भी ब्राह्मण है उनको हम ना क्षमा ना कोई हम नहीं। क्षमा प्रार्थी हैं। जिसको बुरा लगा है तो हम क्षमा भी मांगते हैं, बुरा मत मानिएगा, ना ना सर ठीक ना है। ना। देखिए, चूंकि देवी चंद, अगर देखिए अभी हम देखिए, अभी आप कहोगे फिर आप फिर ऐसे कह रहे हो। अगर आप देखोगे पूरा गोरखाओं को गढ़वाल में आमंत्रण किसने दिया था? हर्षदेव जोशी। अब इसमें मैं क्या करूं, इसने कुमाऊं को भी गोरखाओं के टापुओं से रौंद दिया, गढ़वाल को भी रौंद दिया। किसने रौंदा? कौन था वो व्यक्ति? जोशी जी की ब्राह्मणी तो वो था। थी। जी सर। और सर प्रद्युमन शाह को भी तो पागल बना के रखा। अब मैं यहाँ पर गलत कह रहा हूँ तो कोई ब्राह्मण अगर खपा होता है तो थोड़ा सा इसको देख लो भैया, मैं उसके बूते बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया जब षड्यंत्र रचा कि भैया, क्योंकि जब ये इसने गढ़ राज्य की अनदेखी करी और सेनाओं की अनदेखी कर ये क्या है देवीपुर मौज मस्ती के लिए पहुंचा, और वहां जब मौज मस्ती करने उसके चाटुकार कौन थे? ये ब्राह्मण थे, वहां पर कहा मौजूद थे। उसने एक षड्यंत्र रचा कि उन्होंने कहा अब तो इसका गेम बजाना ही पड़ता है, और 1726 में उन्होंने इसका गेम बजवा दिया और साथ ही हत्या करवा दी और खबर फैला दी कि बड़े सांप ने काटे लो, इसको काट दिया, मर गया। अब देवीचंद्र मर गया। क्योंकि देवीचंद का कहते हैं कि देवीचंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए मानिक बिष्ट ने सत्ता अपने हाथों ले ली। अब बताओ, अब यहाँ पर मैं गलत था? नहीं। नहीं सर। नवीन जी, तुम ही बताओ। जी सर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्ता के हमेशा क्या रहे, ये घात लगाए बैठे रहे हमेशा कि सत्ता कब हमें मिल जाए। सत्ता में नहीं आई सर। सर सत्ता में हैं? नहीं आए। सत्ता में कौन ना आएगी। अब जो कहते हो यार। चलिए, अब देखिए, इन सलाहकारों ने कठपुतली शासक गद्दी पर बैठा दिया। अब किन्होंने, अब एक जो ये थे, इन्होंने शासन में जो इनके सलाहकारों ने क्या करा, सलाहकार ने अपने, देखिए आज के अगर हम डेट में बात करें, बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसको देखें ना, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से राज्यों के मुख्यमंत्री साझी क्या करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे जो प्रदेश हैं, चाहे हम आपके चाहे वहाँ देखिए हरियाणा में देखिए और महाराष्ट्र में देखिए, तो उनके जो पीरिय जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ही तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना के बैठा गए, बैठाए नहीं बैठाए? जो जी सर। जो जी सर। केंद्र का जो आदेश होंगे, जो उन्हीं आदेशों के क्रम वो अपने कार्यों को करते हैं। तो बेसिकली ये इसी तरीके से कठपुतली शासक गद्दी पर बैठा दिए ताकि सत्ता के हाथ ये सत्ता उनके हाथों में बनी रहे। तो अब आज की तिथि में भी वही तो हो रहा है कि बीजेपी अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए चाहे कुछ भी हथकंडे अपनाने के लिए वो चाह रही कि सत्ता हमारे हाथ में जाए। अगर आप भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी तीसरे टर्म में वो आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी हैं या फिर कहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं या फिर आपके चिराग पासवान हो गए या फिर कहे शिंदे हैं, तो इन्हीं से मिलजुल के तो वो अभी सत्ता में बने हैं, बने ना, कहीं ना कहीं क्या सत्ता उनके जी हाथ सर। में जी ही सर। है। तो सर्वप्रथम कटेहर के जो राजा थे नरपत सिंह का बेटा अजीत सिंह, जिसका मातुल पक्ष चंद्रवंश से संबंधित था। कहते क्या मतलब है कि इसकी माता चंद्रवंश की रही होगी, इसका पक्ष मजबूत रहा कि भैया चंद्रवंश से संबंधित था, तो इसको गद्दी के लिए उन्होंने कहा ये सही है बेटे, ये वंश से है, ये चंद्रवंश का ही खून इसके रगों में दौड़ रहा है, इसको ही गद्दी में बैठाओ, क्योंकि आप चंद्रवंश के तो
जो चल रहा था, जो पूरा एक चल रहा था, फलाने का बेटा फलाना, ढिमकाना का बेटा ढिमकाना, ये चल रहा था। अब तो उसकी हत्या हो गई। अब जो ब्राह्मणों ने कहा, रे भैया अब क्या होगा, अब इसको गद्दी में कौन बैठाएगा? ऐसे व्यक्ति को बैठाते जो हमारे हर बातों को हाँ में हाँ करेगा। वो जो राजा कठेर का जो राजा था, नरपत सिंह का जो बेटा था अजीत सिंह, को इसमें बैठाया गद्दी में, क्योंकि इनकी माता का पक्ष कौन था, चंद्रवंशी से संबंधित था। इसको गद्दी में बैठाया, उसको लगा कि यार ये उपयुक्त है, और इसको जो गद्दी में बैठाया, जब इसको गद्दी में बैठाया तो 1726 में तो कुमाऊं की गद्दी पर इसे बैठा दिया गया। षड्यंत्रकारों ने जनता पर अत्याचार करने का प्रारंभ किया। भैया षड्यंत्र, जो षड्यंत्रकारी होंगे, जैसे हम कहते हैं आज के उपद्रवकारी होते हैं, जैसे हम कहते हैं भीड़ को जो भड़काते हैं, तो क्या करते हैं, भीड़ में थोड़ा आग लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, तो फिर भीड़ आपस में लड़ मर जाती है, फिर क्या होता है, अत्याचार होते हैं जनता पर। तो इसी प्रकार से षड्यंत्रकारियों ने क्या हुआ, जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ करा, और उन्होंने इसके प्रतीत हुआ कि यार अजीत सिंह को उसके शासन, उसके काले कारनामों का आभास होने लगा कि भैया जो राजा बना है, जो उसके जो जो षड्यंत्र राज्य में रच रहे हैं, तो अजीत सिंह को किसके चीजों का भनक लगने लगा। जो इनके दो कौन थे, उनके कौन थे वो काले दो, कारनामों नाम की। बताओ उनके। मल और मलिकमल हाँ, तो गेंडा उनके दोनों। काले कारनामों का आभास होने लगा, तो उसकी भी हत्या करवा दी। अब तो वहां पर सांप काट दिया, अब यहाँ पर इसको इसको ही निपटा दिया इन्होंने। अब इसको जब निपटा दिया तो उसके पश्चात ये कुटिन जो सलाहकार, ये अगर क्या थे, बहुत ही चतुर ये कलाकार सलाहकार थे बहुत। तो इन्होंने पुनः क्या, जो कठेर के जो राजा था उसका दूसरा पुत्र, एक पुत्र को तो पहुंचा दिया, दूसरे पुत्र को इन्होंने कहा, दूसरा पुत्र भेजने के लिए आग्रह करा कि कुछ बहाना मारो गए, तुम्हारा चल मर गो, ये यश होगो, तो अब यो को बढ़ल, अब तुम्हारा वो बढ़ल कर। तो ऐसे ही करके दूसरा बेटा इसको मंगवा दिया, भेजने का आग्रह करा तो उसने इनकार कर दिया कि यार तुम तो मेरे पहले बेटे को खा गए, अब इसको भी खा जाओगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर जो ये बहुत ही ज़्यादा चतुर जो ये क्या थे, सलाहकार थे, इन्होंने अजीत चंद की नौकरानी से उत्पन्न जो अवैध संबंध है, बालो कल्याण चंद को गद्दी पे बैठा दिया। अब देखिए कालांतर में और वर्तमान में भी ये कारनामे होते रह रहे। अब देखिए कुटिल जो इसके जो सलाहकार थे, अजीत चंद्र कौन था? सर सर सलाहकारों के नाम हाय फिर भूल भगवान, गई सर। तो इल्ला भूल जाना है, फिर पेपर में क्या कर ली। एक यचू, एक ये मानिक बिष्टु चू, और दूसर को छू, ओ पूरन पूरनमल। मध्य नाम याद धर ले बेटा। तुम यहाँ पर भूल जाओ चलेगा, जी यहाँ पर 100 बार पूछो चलेगा। ये गलती वहां पर नहीं दोहरानी चाहिए, वहां पर ये गलती हो गई है तो फिर सपने सपने ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1000 गलतियां हो जाएंगी, चल जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ने पे, अब देखो यहाँ पर इसने कहा कि भैया जी मैं नहीं भेज रहा हूँ अपने बेटे को, तो ये कौन था, मुझे बता सकते हो कि अजीत चंद कौन था? अजीत चंद सर ये नरपत सिंह का बेटा था। अभी हमने बताया था ये अजीत चंद कौन है? ये जी सर, कठेर जिसको का जो मार दिया वो राजा तो था अजीत उसका था। बेटा कौन था? अजीत सिंह था। अब हाँ जब जी, ये राजा बना होगा तो इसका हाँ अफेयर जी। किसी नौकरानी पे इसका दिल आ गया होगा, तो नौकरानी से इसके सब अवैध संबंध रहे होंगे। तो अवैध संबंधों से इन, अब यार ये दो जो बहुत ही चतुर सलाहकार है, इनको तो पता होगा कि ना राजा के किसके साथ संबंध है, राजा कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, सारा कुछ पता होगा नहीं होगा। तो जी इन्होंने सर, नजर जी रखी सर। होगी, अच्छा ये नौकरानी के साथ तेरे संबंध था, अच्छा इससे पुत्र पैदा हो गया, चल तेरे पुत्र को अब क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। अब बालो कल्याण को ही गद्दी में बैठा दिया। अब देखो बालो कल्याण ने बहुत कुछ करा। देखिए बालो कल्याण चंद को गद्दी में बैठा दिया, समझ में आ गया। बाबू को तो मार दिया, अब चेले की बारी आ गई। देखो उसको गद्दी में बैठाया और इन सलाहकारों के अत्याचार षड्यंत्र जारी रहा। जैसे इसके पिताजी के समय में षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचे और जनता पर बहुत ढेर सारे अत्याचार करे, तो बेटे के बालो कल्याण के चंद्र में भी जब ये गद्दी पे बैठा तो ये पुनः ये सारे जो अत्याचार थे वो निरंतर चलते रहे।
अंततः मेहरा और साथ ही फटियालों ने उन्हें चुनौती प्रस्तुत कर दी और चंदू के वास्तविक उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी। अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रवंशी के वास्तविक उत्तराधिकारियों की खोज किसके द्वारा शुरू की गई थी? कौन थे वो? मेहरा हाँ, और तो याद फरदयाल। रखना, मैं कल पूछूंगा। अब जो फटियाल थे और मेहरा थे, इन्होंने किसको चुनौती प्रस्तुत करी? सर इसको पूरनमल को अब और इस टाइम पे माणिकमल को। गद्दी में कौन बैठा था? सॉरी बालू बिष्ट। कल्याण चंद को चुनौती प्रस्तुत करी। तो हाँ जी सर, इसको बालू चुनौती कल्याण प्रस्तुत चंद। करा तो कहा तू फर्जी है। तो इन्होंने कहा हम फर्जी को नहीं मानेंगे, हम वास्तविकता को खोजेंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे बालू कल्याण पैदा हुआ, आपने देखा होगा कि नारायण दत्त तिवारी का भी एक पुत्र था जिसकी भी बाद में हार्ट अटैक या उसकी पत्नी ने उसे मार दिया था। कुछ याद आ रहा है? अब वाइफ ने मार जी। दिया था हाँ, तो उसकी, वो जी कौन था? सर। हाँ, तो राहुल था नाम डीएनए शायद वाला उसका, हाँ। क्या था? उसने भी अपने बहुत जी सर, जी सर। अपने समय में विकास पुरुष ने भी बहुत विकास करे। तो विकास का नतीजा ही क्या रहा? तो लास्ट में हमेशा क्या होता है? उसका अंत ही अंतविहीन होता है। अंत अच्छा नहीं होता है हर किसी का, देखा होगा आपने। तो यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर भी जी देखा, सर। मेहरा और फटियाल ने चुनौती प्रस्तुत करी और चंदू के वास्तविक उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी। उन्होंने राजा नारायण चंद का एक वारिस मिला। देखिए किसका वारिस मिला इनको? राजा नारायण चंद का एक वारिस मिला जो धोती, हाँ, तो नारायण चंद का नारायण क्या चंद मिला? का। वारिस मिला जो धोती राज्य के माल में गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। अब यही वाला किस्सा हो गया ना कि भैया जा तो चंद्रवंश के शासक को खोजो। किसने कहा? काली कुमाऊं के जो शासक थे उन्होंने कहा कि अबे चंद्रवंश के शासक को ढूंढो। तो वो गए, कुछ ब्राह्मण गए, कुछ कौन गए, सेनापति लोग गए, घुड़सवार गए, चलो पूर्व दिशा की तरफ उत्तर दिशा की तरफ बाढ़ते हैं। तो वहां से ये पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे थे? लख धोती लखनऊ पहुंचे। राज्य। कहाँ पहुंचे थे? जहाँ इलाहाबाद पहुंचे ना? बताओ। ये इंदु, किसी को याद है कहाँ हाँ पहुंचा जी था सर, वो? हाँ जी। जी सर, सोमचंद के लिए हाँ, वही पहुंचे तो थे कह रहा वो। हूँ, पहले जो संस्थापक था उसको भी ऐसे ही खोजा जी गया। सर। वो भी क्या कर था? वो भी वहाँ किसी फूलपुर नामक गांव में झूसी में क्या करता, एक व्यक्ति था जिसको देखा कि ये बालक है, इसको उठाओ, इसको चल दो। और उसके जीवन में भी कई ढेर सारी दंत कथाएं चली हैं। तो इसी प्रकार से धोती का जो राज्य में एक माल में बहुत एक गांव था माल, तो वहाँ पर एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वो अपना जीवन बहुत गरीबी में बिता रहता था। और ये व्यक्ति कल्याण को राजधानी अल्मोड़ा लाए गए। उसने कल्याण चंद के नाम से उसे गद्दी में बैठाया। अब याद रख लो कि एक तो ऊपर कल्याण चंद्र को इसने कहा गद्दी में बैठाया, और ये बहुत ही अपने जीवन यापन में करा। अगर मान लीजिए कोई रूट में भीख मांग के खा रहा है, अचानक उसको, हाँ, इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। आपने वो सुना है एक रेलवे स्टेशन में एक गायिका थी जिसे हिमेश रेशमिया ने रातों रात स्टार बना दिया था। हाँ, रेणु मंडल, हाँ, रेणु मंडल सर। तो रेणु मंडल। वो क्या, वो हिमेश क्या उसको रेशमिया ने देकर उठाया वो था उसे। चकाचौंध जिंदगी झेल पाई? तो नहीं आप सर, ना नहीं, वापस स्टार्टिंग में तो चली वो गई झेल नहीं जहां पाए, तो से आई जहाँ पर थी। जो जिस पूर्व अवस्था में थी उसी अवस्था में पहुंची। तो जब इसको गद्दी में बैठाया तो इसको जब क्योंकि चंद्रवंश की जो राजधानी थी उसको हस्तांतरण कहाँ कर दिया? अल्मोड़ा हस्तांतरण कर दिया गया। तो अल्मोड़ा जब इसको लाया गया तो उसे कल्याण चंद्र के नाम से गद्दी में बैठाया गया। तो किससे बैठा? जो गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति को किस नाम, उसका क्या नाम दिया गया था? धोती के राज्य में जो बहुत गरीब व्यक्ति था जो अपना गरीबी से जीवन, कल्याण चंद्र नाम दिया था। कल्याण तो इस चंद्र। गद्दी में बैठे। तो कल्याण चंद्र मूलतः एक क्या था? साधारण कृषक था। क्या था? एक कृषक था। और हमने देखा था कि जब सोमचंद्र की जब आप बात करते हो तो वो भी इसे एक साधारण व्यक्ति था जो दैवी कृपा से राजा बन गया। और कहीं ना कहीं सोमचंद्र को भी कहीं ना कहीं एक है, देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं देवी कृपा उस पर रही, या कहीं कुछ जो खोज करता रहे तो उसकी कृपा रही जो उसको काली कुमार ला के इसको यहाँ का राजा बना दिया। तो अंततः अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए उसने नरसिंह तरीके से अपनाए और सभी षड्यंत्रकारियों को जो मानिक और जो
पूरनमल और साथ ही उनके परिवारों की हत्या करवा दी। लो, अब यही खतरनाक निकला, क्योंकि जब अपनी स्थिति हम्म, सुरक्षित करने के लिए उसने क्या करा, हम्म, होता है ना कि एक जो गरीब होता है, जो कृषक होता है, जो किसान होता है, वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, हर चीज़ को समझता है, क्योंकि वो धरती का सीना चीर के हम लोगों के लिए भोजन इत्यादि उगाता है, तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई होगा। तो इसने क्या करा, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं इसने क्या सर। करा, अरे तुम मेरे पीछे षड्यंत्रकारी रचोगे मानिक जी और पूरनमल जी, अब देखो तुम्हारे क्यों हूँ। तो जैसे ही तुमने उनको मारा, अब मैं तुम्हें मारूं। अब ये मानिक हो गया पूरनमल और शांति उनके परिवार की हत्या करवा दी। अब मैंने आपसे एक शब्द कहा था जिसमें नारायण दत्त तिवारी और उसके पुत्र के बारे में अभी मैंने कहा था कि कभी भी जो ये बड़े बड़े पदों पर जो बैठे रहते हैं, तो अगर उनका जीवन देखोगे तो उनका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरता है, बहुत ही लाले पड़ जाते हैं, उनको अपनी मौत की भी भीख मांगना पड़ जाता है। आपने राजेश राजेश खन्ना को देखा, एक बहुत बड़ा स्टारडम, बहुत ही ज़्यादा बड़े वो क्या थे, स्टार थे, सुपरस्टार थे अपने सदी के। मृत्यु कैसी हुई उनको, मृत्यु जब हुई तो पास कोई भी नहीं था, ना वो बीवी थी ना कोई भी, क्या स्थिति, क्या कंडीशन में वो गुजरा, तो देख पा रहे हो गए। तो इसी तरीके से इसका भी क्या हुआ, ये जो मानिक था उसका जो पूरनमल था और उसके परिवार की भी हत्या करे, अपने साथ तो अपने परिवार को भी ले डूबे वो। अब इसके बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, जो भी होंगे, XYZ जो भी इसके रहे होंगे, तो उनकी भी हत्या फालतू में हो गई, हुई ना। अब इनकी जी जब हत्या सर। करा दी, तो फिर बालो कल्याण को एक मुस्लिम को दास के रूप में बेच दिया। अब ये कौन था, ये बालो कल्याण कौन था, हैं, कृषक था। कौन था, एक एक कृषक कृषक था, था। अल्लाह, एक कृषक, रुक जा एक नहीं नहीं सर, रुक 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 बालो जा कल्याण रुक कृषक जा नहीं रुक था, जा बालो कल्याण जो अजीत सिंह के बाद ये बिठाया था ममता, उन्होंने। बालो कल्याण कौन था, सर इस क्या कहते हैं कल्याण पहले इसी क्या, हेलो, चलिए रोशनी आप बताओ। कल्याण चंद्र से पहले अजीत चंद की जो नौकरानी था उससे उत्पन्न एक पुत्र था, अच्छा, गद्दी पर बिठाया था। ये राजा इसको क्यों बनाया गया था, सर क्यों इसमें जो इसकी मतलब क्योंकि वहाँ का जो कल्याण सर उसकी तो मृत्यु हो गई थी, चंद वंश का जो सबसे लास्ट जो राजा थे कल्याण चंद, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से ये मातुल मतलब उनके चंद वंशन में जो मातुल उसमें क्या था, मतलब मम्मी के जो रिश्तेदार हुए, मतलब कि उस वजह से इनको इनको राजा बनाया था। समझ में आ रहा है तुम्हारे, जी सर। चलिए, हाँ तो अपनी सुरक्षा के लिए इसने दोनों को वध करा दिया और अपने उनके परिवार को भी वध करा दिया, और बालो कल्याण को एक मुस्लिम को दास को इसने बेच दिया। इसके पश्चात चंद वंश के सभी संभावित राजवंश जैसे रौतेला इत्यादि के संपूर्ण नाश का आदेश दे दिया। वाह, देखा क्या कर दिया, जो भी इसके पीछे षड्यंत्र रहता था, जो ये इसने कहा कि इसके पश्चात जो ये था, इसने चंद्रवंश के जो जितने भी संभावित जो राजवंश के जो सौतेला, जो भी सौतेले छोटे भाई, जैसे हमने कहा इसका बेटा पैदा हो गया था सौतेला, वो पैदा हो गया था, उसके किसी के साथ संबंध होंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी इस राज्य में नहीं होना चाहिए, सबको खात्मा कर दो। तो इसने क्या करा, सभी का नाश करने का आदेश दे दिया, और उसने गुप्तचर संस्था की स्थापना करी, और भी बुरा प्रभाव प्रशासन और सामान्य जनता पर इसका पड़ा, और इसके राजा क्या थे, गुप्तचर अधिकांश ब्राह्मण ही थे। अब देखिए, ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को ही मारो, और ब्राह्मण ही क्या है इसके, सर ये क्या लिखा हुआ है कि वंशज रोतेला है कि सौतेला है? रौतेला, गुप्तचर गुप्तचर है जिसे सर। कहेंगे बच्चा, जो इसके संभावित जो राजवंश के जो रौतेला थे ना, अब किसी के साथ साथ तो संबंध रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। सर रौतेला तो छोटे हाँ, भाई हो तो गए ना। ये क्या थे,
फर्त्याल और ये हमने अभी बात करी ना, जो ये था, तो इनका नाश करने का आदेश दे दिया और इनके गुप्तचर संस्थान की स्थापना करी। कभी क्वेश्चन पूछा गया गुप्तचर संस्थान की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कल्याण चंद्र के समय हुई कल्याण थी। चंद चतुर्थ। हाँ, सर चौथा तो ही था ना इसके ये? इसके समय में हुई। जी सर। और फिर साथ ही अगर कहें तो इसके जो इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिला। और राजा के गुप्तचर जितने भी थे अधिकांश ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए उनका उपयोग करा। और इन्होंने क्या करा, अपने जितने भी विरोधी थे उनको नष्ट करने के लिए क्या इसका उपयोग करा। और इसका उदाहरण कि भवानीपति पांडे नामक के गुप्तचर राजा को सूचना दी कि कुछ ब्राह्मण राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये देख रहे हो? तो ये मुझे लगता है कहा गया, एक मिनट हाँ बच्चा। देखिए हमने यहाँ पर पहुंचे थे ना, रुक जाओ एक मिनट देखने दो मुझे कितना बचा है अभी। इसको कल खत्म होगा ये। इतना समझ में आ गया आपके? देखिए जी सर। अब इन्होंने कहा कि भैया अपने विरोधी को नष्ट करने का उपाय करा। और इसके अब देखो यहाँ से हमारा जो है ये इसका सॉरी इसका जो यहाँ से देख पा रहे हो इसका एक उदाहरण भवानीपति पांडे के नाम से गुप्तचर ने सूचना दी राजा को कि भैया ब्राह्मण क्या करें, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आप बच के रहो। तो कल्याण चंद्र ने उन सभी को अंधा करने का आदेश दे दिया। किसको अंधा करने के आदेश दे दिया? जो इनके खिलाफ क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। उनको खास संरक्षक को मारता हुआ क्या कहा कि उसको मारकर स्वाद नदी में फेंकवा दिया। ठीक है, तो ये नदी में फेंकवा दिया, याद रखिएगा। तो हम कल यहाँ से आगे को चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। समझ में आ गया आपके? जी सर। जी सर। समझ में आ गया होगा। ये दो बच्चे जुड़े हैं, रोशनी और ममता, आप दोनों के समझ में आ गया?